हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम साथी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th की रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है, वो सारा चीज देखेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी बेसिक ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री के जितने भी टर्म्स होते हैं उस सारे टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां से जो होता है ना हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां से जो केमिस्ट्री होती है ना हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, हम वो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पेन और कॉपी उठा लेना, जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो आपको नोट कर लेना है। और नोट करना इन द सेंस कि आपको आपको ये रटना नहीं है। ठीक है, मैं बताते चलूंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो हमारे टॉपिक का क्या नाम है सर, हमारे टॉपिक का नाम है पावर सॉल्ट, है ना, पावर सॉल्ट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ये टर्म्स होगा किसके लिए सर, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो आप भी इसे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन में हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा। ठीक है, तो बात करते क्या होता है सर, परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का, किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। सबसे छोटा क्या होता है सर, कण होता है, कण। उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये जो छोटा कण होता है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, बात कर सर इसके उदाहरण की, देखो आप उदाहरण देख सकते हो। क्या सर, उदाहरण जैसे कि आपका परमाणु हाइड्रोजन का। ठीक है, जो हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है वो H के इक्वल होता है, अब यहां से देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कुछ चीजें की जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये परमाणु कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली मैंने रीजन इज दैट कि यार केमिस्ट्री सब बच्चों को बोरिंग लगती है, तो बोरिंग ना लगे इसलिए मैं देखो फोटो भी लाया। आप देख सकते हो ये जो ना परमाणु कितना सबसे छोटा, मतलब कि इसे हम लोगों ने, एक मशीन होती है जिसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जीव को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं, वो मशीन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अणु के बारे में। देखो ये आपकी क्लास वाली अणु नहीं है, अणु। अणु क्या होता है, देखो इन्होंने अणु बता रखा है। क्या होता है अणु, बताओ। अणु क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, अब मैंने पिछले स्लाइड में पिछले टॉपिक में आपको पता था परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है सर, परमाणु किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का सबसे छोटा सा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है सर, भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखो अणु क्या होता है। अणु जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ के अणु बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु H होता है। अभी जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे और आ जाएगा, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा एक H2 बन जाएगा। ठीक है, H2, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये अणु हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीजें यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो आप इस चीजों को देख सकते हो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन आप देख लो। आपको बच्चों को दिक्कत होती है क्या भाई अभी इसे रटना नहीं, रटना नहीं है आपको, सिर्फ याद भी नहीं करना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि परमाणु होता क्या है, अणु क्या होता है। ठीक है, तो आप समझो। ठीक है, तो मोलिक्यूल क्या होती है बता दिए। अब बात करते हैं सर इसके उदाहरण की, दुख में उदाहरण क्या ही बताऊं आपको। देखो जैसे कि H2 है, अब यहाँ पे पता होगा आप हाइड्रोजन के कितने सर, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, आपको दिख भी नहीं होगा। बच्चे कहेंगे दिख भी नहीं रहा, क्या बता रहे हो आप, कोई बात नहीं, इसे रब करके दोबारा से बता दो। देखो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O, यहाँ पे H के कितने परमाणु सर, यहाँ पे देखो सर H जो उसके दो परमाणु है, P यानी कि परमाणु, O के कितने परमाणु सर, O के एक परमाणु है। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक परमाणु दो परमाणु बता सकते हो, हाँ बता सकते हो। अभी इसे दिखता कैसे, तो देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, जब क्लास 11th में जाओगे ना, अगर आप केमिस्ट्री लोगे, मतलब सर आप पीसीएम लोगे या फिर पीसीबी लोगे, अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एक चैप्टर होगा जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। तो उसमें आपको एक चैप्टर दिखने को मिलेगा कि भाई इसका जो ये जो होता है इसे बॉन्ड एंगल कहते हैं, इसे लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, इसे सर हम बेसिक इसे डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, कार्बनिक अकार्बनिक कंपाउंड, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, कार्बन और उसके कंपाउंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं सर एलिमेंट क्या होता है। देखो अभी हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी है, कौन कौन सी चीजें पढ़ी सर, अभी देखो माइक चेक कर लूं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ माइक वर्क कर रहा है अभी अच्छे से, ये वजह से यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, तीन चीजें कौन कौन सी पढ़ी, तीन चीजें हम लोगों ने अभी भी पढ़ी। हम लोगों ने पहले परमाणु पढ़ा, ठीक है, परमाणु क्या होता है, फिर उसके बाद अणु पढ़ा। अब बात कर सकते तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, तत्व एक ऐसा पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे कि बच्चों अभी मैंने बताया था कि आपको जल का एग्जाम्पल बताया था, तो जल कैसा है, जल क्या था सर, वो अणु था, मोलिक्यूल था, ना कि तत्व था। ठीक है, कि वो जल जो होता है आप देखोगे कि दो परमाणु से मिलकर बना रहता है, एक परमाणु आपका ऑक्सीजन होता है और एक परमाणु आपका हाइड्रोजन होता है। मैं समझ सकता हूँ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई ये ऑक्सीजन क्यों है, तो मतलब कि आपने इसे ऑक्सीजन ही क्यों है, आप इसे कुछ और भी तो बोल सकते थे ना, हमको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा ऑक्सीजन है कौन सा ऑक्सीजन नहीं है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं दिक्कत कहाँ आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है मैंने आपको बता दिया। हाँ,
अणु क्या होता है बता दिया। हाँ, अब बात करते हैं सर एलिमेंट के बारे में बता रहे थे ना। तो एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना रहता है, उसे कहते हैं सर तत्व कहते हैं, है ना, एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद कैसे इस एग्जांपल की बात करो तो इसका एग्जांपल आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, O2, है ना। जब एक परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो एक ऑक्सीजन का परमाणु, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे दो ऑक्सीजन का परमाणु बनता है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। आपका जो एयू होता है ना, एयू यानी कि इसे सोना कहते हैं सर। एयू को क्या कहते हैं सर, सोना। क्या कहते हैं बच्चों, सोना। एयू को क्या कहते हैं, एयू को हम कहते हैं बच्चों सोना। सोना कितना सोना है ना। तो एयू को क्या कहते हैं बच्चों, सोना कहते हैं, ठीक है। तो आप सोना की याद कर लो। अब बात करते हैं सर, देखो हमारी पूरी केमिस्ट्री में ना, हमारे पूरे केमिस्ट्री में हमें इतने एलिमेंट्स है टोटल जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने रहेंगे। और ये कहाँ से आपको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में, बिहार बोर्ड के सिलेबस में। तो मैंने इसे पता है पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसे लास्ट मोमेंट पे पढ़ाऊंगा ताकि आप इसे अच्छे से याद कर लो। ये देखो, ये जो जल्दी होता है ना, इसे हम कहते हैं सर एस ब्लॉक के एलिमेंट। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, पेन ऐसा है ना। कोई मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। कलर रुक जाओ 2 मिनट गाइस, कलर कैसे चेंज होगा इसका, 2 मिनट गाइस। आई थिंक कलर अभी चेंज नहीं हो रहा। हाँ हो गया, ठीक है। कलर जैसे कि मान लो मैं क्या ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे ये हो गया। तो ये क्या होगा सर, ये आपका परमाणु हो गया, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, जितने भी आपको देख रहे हैं ये एस ब्लॉक वाले होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों पी ब्लॉक, ठीक है। अब जब इसे 11th में आओगे तो मैं आपको इसको जब ये चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसको ट्रिक बताऊंगा, इसको ट्रिक से कैसे आप याद कर सकते हो। और ये होता है बच्चों, ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है। इसे डी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो होता है एफ ब्लॉक होता है। हमारे जो टोटल हमारे संसार है, हमारी जो अर्थ है, उसमें हमारे कितने सारे एलिमेंट होगा सर, उसमें जो एलिमेंट होंगे ना वो हमारे टोटल इतने हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट हम लोगों ने भी अपने संसार में खोज रखा है, ठीक है। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हम लोगों ने अरेंज कर रखा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं सर, इसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसमें रहता है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एस ब्लॉक, और एक होता है पी ब्लॉक, और एक होता है डी ब्लॉक, और एक होता है एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक, ब्लॉक मतलब क्या, आप समझ लो कि एरिया, ये 4 एरिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब से इसको याद करना नहीं, याद करना 10th लेवल पे इसका कोई यूज नहीं होगा जब तक मैं वो चैप्टर जिसका नाम है 5वां चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको इसमें यूज करूंगा, ठीक है। आपका बोर्ड में दे रखा है, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, तो मैं उसे जब कवर कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। अब भी याद करना है, नहीं करना है, ठीक है। अब बात करें सर दूसरी चीज के बाद, देखो अभी हम लोगों ने सर 4 चीजें 3 चीजें पढ़ ली है। 3 चीजें में कौन कौन सी चीजें पढ़ी है सर, पहले हम लोगों ने पढ़ा परमाणु। परमाणु क्या होता है सर, परमाणु पढ़ लिया है ना। परमाणु क्या होता है सर, किसी पदार्थ का वो सबसे छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने पढ़ा था अणु। अणु क्या होती है बताएगा कोई, हाँ सर अणु क्या होता है। फिर उसके बाद सर हम लोग फिर उसके बाद हम लोगों ने सर तत्व पढ़ा। अणु क्या होता है सर, जब 2 परमाणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारा अणु बनता है, ये पता है। फिर हम लोग पढ़ा था तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है कि जब 2 एक ही तरह के परमाणु आपस में मिलते हैं ना तो हमारा तत्व बनाते हैं। और ये जो हमारी पृथ्वी है, ये दुनिया, इसमें तत्व कितने हैं सर, इसमें जो है ना 118 तत्व है, ठीक है। 118 तत्व है इस दुनिया में, ठीक है, जो हमें पढ़ने 118 तत्व, ठीक है। लेकिन 118 तत्व हम याद कर रहे हैं, नहीं करने बेटा, भाई बेटा नहीं भाई, ठीक है। भाई आपको याद नहीं करनी इस चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं देखो योगी के बारे में। कोई मुझे बताएगा योगी क्या होते हैं, ठीक है। तो योगी को हम कंपाउंड कहते हैं। क्या लिख रहे हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना पदार्थ ही कंपाउंड कहलाता है, योगी कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहता है सर, ये कहता है। जैसे कि आपका H2 हो गया, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, हाँ कर दूं, आपका बोर्ड है, आपकी मर्जी, हाँ जी। जैसे कि आपका H2 है। अब मैं कहूंगा सर देखो H2 में बात करें तो हाइड्रोजन के कितने सर, H जो है ना उसके 2 परमाणु हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने सर, ऑक्सीजन का हमें 1 परमाणु देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितने सर, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है सर, कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें यौगिक भी समझ में आ गया। और आपने इसका उदाहरण भी बता दिया, पानी जो होता है एक यौगिक होता है, हाँ पानी जो होता है एक यौगिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, देखो परमाणु मैंने बता दिया, परमाणु क्या होता है सर, किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। परमाणु की संरचना के बाद बात करते हैं, देखो जो हमारी परमाणु होती है ना, जनरली हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, एक परमाणु जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
इसे मैं रब कर दूं, रब कर दूं। ठीक है। देखो हम लोगों ने क्लास 9वीं में पढ़ा था परमाणु की संरचना के बारे में, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि परमाणु होता है ना, जैसे मान लो परमाणु, तो परमाणु के यहाँ पे सेंटर पे कुछ होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है सर, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसके कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इसके सेल्स होते हैं जहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कि यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा रिवॉल्व करता है, उसको क्या कहते हैं, कक्ष बोलते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो जनरली हमारे जो परमाणु होते हैं उसके अंदर 3 कणों से मिलकर बना रहता है। कौन कौन सा सर? एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है बच्चों, है ना, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, जो प्रोटॉन होता है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। बहुत बड़ा हो गया सर, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये 48 है ना, मैं इसे 10 ला देता हूँ, 10 बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो, ठीक है, मैं इसे रब कर दूं, हाँ कर दो। देखो अब मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि जो परमाणु होता है, जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एंड जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन आपको न्यूट्रॉन देता है उदासीन देखने को मिलता है, मतलब इसमें किसी तरह कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर कोई पूछता है कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसपे किसी तरह का कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता, तो आप कहोगे सर परमाणु जो होता है ना उसपे किसी तरह का कोई चार्ज देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो परमाणु से क्या, सॉरी परमाणु नहीं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है उसपे किसी तरह का कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, बात कर सर इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज होता है और इस पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसे मन में बसा लेना है। ठीक है, रटना नहीं है कि भाई ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं, देखो लिख रखा है, क्या सोचते हैं बताओ। तो देखो हम क्लास में मीम्स भी लाएंगे, ठीक है, जो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ते में, पढ़ाई करने में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ बिकॉज ताकि हमें दिख जाए। किसके साथ ऐसा होता है, क्या मस्त पढ़ाई करता था पहले में? कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि भाई मैं पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, जब से 10वीं में आया हूँ तब से मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है ना? कौन कौन से बच्चे जरा कमेंट बताना, है ना, है ना। जब मैं 9वीं क्लास में था तो बहुत अच्छे से पढ़ता था ना, क्या मस्त पढ़ाई होती थी पहले यार, अब मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाता, मूड उठा कर बैठा पड़ा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना यार, है ना, लाइफ जस्ट चिल, लाइफ में एंजॉय भी करो बट पढ़ाई भी जरूरी है यार। ठीक है, अब बात कर रहे देखो दूसरी चीज, बात करते हैं परमाणु संख्या। देखो अभी, ठीक है, परमाणु संख्या की बात कर रहे हो, देखो लिख रखा है परमाणु अंदर क्या होता है। देखो किसी, क्या लिखा है, किसी तत्व में क्या लिखा है, किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है ना, वो किसी संख्या होती है सर, वो परमाणु की संख्या होती है। मतलब कि कोई परमाणु है, अब उसमें कितने आपके प्रोटॉन्स है उसकी जो संख्या होगी ना, उसी को कहेंगे सर क्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु की संख्या। प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू परमाणु की संख्या। जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के अंदर जो होता है ना वो एक प्रोटॉन होता है, तो इसलिए परमाणु जो संख्या होती है वो एक होती है, किसके साथ, किसी किस में, हाँ उसके केस में बता दिया। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल बना रखा है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि देखो आपका लिख रखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर जो होता है इसकी परमाणु संख्या एक होती है। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, देखो प्रोटॉन की जो संख्या है वो एक है। अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा इंग्लिश में वर्ड यूज करूंगा तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यार देखो अभी के समय पे हमें हिंदी मीडियम में तो है लेकिन हमें इंग्लिश में भी बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ परमाणु है ना, परमाणु की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, हाँ तो देखो प्रोटोनी परमाणु संख्या यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब बात करें देखो बच्चों, ये जैसे हमारा हीलियम होता है, देखो जो हमारा हीलियम होता है ना उसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो 2 होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो 2 है। अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है। सिमिलरली देखो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना देगा सर, नाइट्रोजन जो है ना उसमें 7 दे रखा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसे मैं एनपी बोल सकता हूँ, हाँ बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 7 होंगे। मतलब कि सर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी एटम है जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु की संख्या होगा, वही उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, हाँ ये आप कह सकते हो और ये अच्छी बात है कि आप कुछ कह सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है आप कुछ कह रहे हो, है ना। तो आप क्या कह सकते हो सर, अगर कोई परमाणु की जो संख्या होगी ना सर, वो क्या होगी सर, वो उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है। अब बात करते हैं सर द्रव्यमान, है ना, मास नंबर। देखो बच्चों हमें पता था क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा था, बट क्लास 9th आपकी बकवास ये छोड़ दो कोई बात नहीं, हमें पता था सर ये एक एटम होता है। ठीक है,
एटम का ये जो बीच में होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर ये सारे होते हैं सेल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये जो सी पोर्शन होता है ना, इसमें हमारा बच्चों क्या होता है, इसमें हमारा होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पी से मैं डिनोट करूं, हाँ पी से डिनोट कर दो, प्रोटॉन होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना रहता है। अब ये जो होते हैं ना, यही हमारे मास में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि सर अगर मुझे किसी प्रोटॉन का किसी एटम का मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। हाँ, और सोई टू से मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। एंड बात देखो बच्चों दूसरा, ठीक है, यहाँ पे देखना मास नंबर, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनकी जो संख्या होगी आपको क्या देगा सर, इसका मास नंबर देगा। अब बात करते हैं सर कैसे, देखो जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन में देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बताएगा। देखो मान लो मुझे कार्बन दे रखा है, ठीक है, मुझे कार्बन दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है, C4 कार्बन होता है। मुझे इसका सर एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु की संख्या जो होती है वो 6 होती है। अब मैंने बताया था परमाणु की संख्या अगर 6 है तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे सर, इसमें 6 होंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम 6 है तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे सर, ये 6 होंगे। जब मैं इनको दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 12। अब ये 12 क्या सर, ये परमाणु का द्रव्यमान बता रहा है। यानी कि सर परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे सर, परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ देंगे, उससे जो हमारा आएगा वो क्या होगा सर, परमाणु की मास नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान बताएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई परमाणु है जिसपे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, मतलब तो भाई चार्ज क्या होता है सर, देखो जैसे मान लो ये मैंने ऑक्सीजन बना दिया। अभी ऑक्सीजन है, आपको पता हो जाए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है बच्चों, परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 6 होती है। परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है, 6 होती है। तो इसमें जो क्या होगा कि अगर इस पर किसी तरह कोई चार्ज नहीं है, अगर ये न्यूट्रल है, इसमें 0 चार्ज है, तो इस पर नंबर ऑफ परमाणु की संख्या और सॉरी परमाणु बोला प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होगी। इस केस में भी परमाणु सॉरी प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है, बोलोगा नहीं आ रहा है, दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो मैंने बोल रहा हूं कोई परमाणु है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स है, ये परमाणु है, ये आपकी एक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री की एक्स है, ठीक है, ये मान लो एक्स है। भाई साहब ये गलत हो जा रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टेबल रहना चाहिए ना। ये एक्स है, अब इस पर किसी तरह कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो भी सर क्या होगा, परमाणु की संख्या होगा, परमाणु की संख्या मान लो मैं बोलता हूँ सर, परमाणु की संख्या जो है वो वाई है, तो यही क्या होगी सर, ये इसके प्रोटॉन की संख्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। मतलब कि सर आप यहाँ पे कंक्लूड ये करना चाहते हो कि अगर कोई परमाणु है उस पर किसी तरह कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज यानी कि आवेश जो ऊपर होता है, किसी भी तरह का आवेश नहीं है, कोई आयन नहीं है, तो उसका क्या होगा सर, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको क्या कहेंगे सर, इसको हम ये कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे निकाल देंगे, ओके। तो आपको परमाणु की संख्या सॉरी प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आ गया, हाँ आ गया। और इसे आपको याद कर लेना है बच्चों। देखो ये जो मैंने आपके लिख कर लाया ये आपके बुक से मैंने उठाया, 9th क्लास की जो बुक है उससे मैंने उठाया इसको। कैसे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अभी आपको 7 तक ही लर्न करना, 7 के बाद देखो 10th क्लास में 20 तक लर्न कर लो, बहुत है, ठीक है। 7 तक लर्न करना, इसको लर्न कैसे करना, अभी रात को लेक्चर देखे हो ना तो रात को एक बार पढ़ लो, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे याद। तो मैंने क्लास में अपने समय पे ऐसे याद किया था, मुझे 9th क्लास में याद हो गया था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, ऐसे याद कर लो, ठीक है, नाइट्रोजन ऐसे याद कर लो, फिर सो जाओ रात को, और फिर उठो फिर उसको पढ़ लो, ठीक है, ओके। तो इसमें सर ये होता है आपकी इसके संकेत के दो संकेत आपको याद करना, बस सिंबल, जैसे हाइड्रोजन होता है उसे हम H से डिनोट करते हैं, है ना। आप पूछ रहे थे कि भाई ऑक्सीजन होता है उसे O से ही डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि उससे इसका वो उसका सिंबल होता है, ठीक है। जैसे आपका हीलियम होता है उसे He से डिनोट करते हैं, लिथियम होता है Li से, Ve होता है बेरिलियम, है ना, Be से, B जो होता है ब्रोन उसे B से डिनोट करते हैं, C से हम कार्बन को डिनोट करते हैं और N से होता है
किसको सर, नाइट्रोजन डिनोट करते हैं। जो हाइड्रोजन होता है उसकी संख्या कितनी होती है सर, उसकी संख्या 1 होती है। जो हमारी हीलियम होती है उसकी संख्या कितनी होती है सर, 2 होती है। जो हमारी लिथियम होती है उसकी संख्या कितनी होती है सर, 3 होती है। परमाणु संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। परमाणु इतना इतना इतना। कमेंट आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको जो आपका नाइट्रोजन है ना, जिसकी परमाणु संख्या 7 है, उस पे आपको प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मुझे कमेंट्स में बतानी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपका इंतजार करूंगा। बाकी इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ये देखो मैंने आपके लिए 20 तक नहीं, 18 तक मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है, लर्न करना है इसको। लर्न करना इन द सेंस मैंने बता दिया ना कैसे लर्न करना है। पहले तो आपको 7 तक लर्न कर लो, फिर उसको आपको कर ये सिर्फ ये लर्न करना ना, ये परमाणु संख्या लर्न कर लो। ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स ये सब ये अब मैं लर्न करेगी नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये आपको लर्न नहीं करना अभी, ठीक है। ये आपको कुछ खास आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप इतना लर्न करो इसको, ठीक है। मैं इसे काट भी देता हूँ, देखो बच्चों क्यों फालतू में लर्न करना है यार, क्या दिक्कत क्या है बच्चों। देखो हमें लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना हमें हर चीज रटने को मिलता है, नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर चीज समझने को मिलती है, लेकिन अगर आपको रटने के बेसिस समझाया जा रहा है तो प्रॉब्लम है ना। तो आपको लगेगा कि भाई एजुकेशन सिस्टम में है ना कहाँ ले जा रहा है। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि यार इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके लोगों ने अपनी बहुत यार परिस्थिति बदली है, तो आपको भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके अपनी स्थिति को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती कैसे होती है। बाकी वायदा में आपको एक और बार बता देता हूं। देखो प्रोटॉन्स कितनी होती है सर, कोई एटम है जिसपे किसी तरह कोई एटम है, कोई परमाणु है, उसकी जो संख्या मान लो n है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो n के इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या सर, न्यूट्रॉन्स। अब मान लो मुझे न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालूंगा सर, मैं क्या करूंगा सर, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करूंगा सर, एटॉमिक मास में से। अच्छा सर देखो बताओ, न्यूट्रॉन आपने निकाला बताया तो था आपने, आपने कहा था, मुझे याद आ रहा है, आपने ये कहा था, देखो आपने ये कहा था कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, वो हमारा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्यों होता है। तो अगर मैं प्रोटॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान से घटा दूंगा तो मेरा कैसे सर, ये न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। फिर बात करें सर परमाणु का मॉडल, तो यार देखो हमारे जो क्लास 9 था उसको बहुत बेकार गई। उस हमारे थॉमसन मॉडल आए थे, फिर हमारे रदरफोर्ड साहब आए थे, फिर हमारे बोर साहब आए थे। इन्होंने अपनी अपनी पोस्टुलेट दी जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्टुलेट थी, है ना। अब बात करते सर कुछ क्वेश्चन है ना, हाँ फिर कुछ आप देखो मीम्स दिखाते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि भाई कैसे क्या चीजें हो रहा है ना। तो सबसे पहले अब इस मीम्स को देखते हैं। अरे मीम देखो क्या करेगा, जैसे जब भी जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ऐसे नाचते हुए जाते हैं, और जब आते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, आपको याद करो 9th क्लास, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे कैसे गए थे, ऐसे गए थे हंसते हुए। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए तो आप ऐसे रोते हुए आए। ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको अपनी औकात पता चल गई ना। औकात इन से आपको कुछ नहीं आता एग्जाम में, है ना। स्टूडेंट की औकात यही होती है उसको कितना आता है ना। वरना औकात देखनी हो तो यार अंबानी की औकात देख लिया करो, है ना। स्टूडेंट की औकात नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसको चेक करने के लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन होगा। तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन जो है ना वो 1 करोड़ का क्वेश्चन है। अगर आप इसका सही आंसर देखते तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, ठीक है। बट वो वर्चुअल 1 करोड़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यार परमाणु किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे। देखो परमाणु किसे कहते हैं, कुछ हम इसके उदाहरण देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं, फिर हम ऑप्शन से जज करेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है हमारे कॉन्सेप्ट से। क्या कह रखा है देखो, तत्वों का सबसे बड़ा कण, तत्वों का सबसे बड़ा कण, ये क्या बता सर, आपने ये नहीं बताया, ऐसा आपने कुछ बताया नहीं तो भाई मैं इसे काट दूंगा। हाँ सही कहा। तत्वों का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कुछ याद आ रहा है, अणुओं से बना होता है सर। पहली बात तो तत्व जो था ना, अणु जो था वो परमाणु के बाद में आया था, तो ये तो गया। केवल गैसों में पाया जाता सर, ऐसा आपने कुछ नहीं बताया था। यानी कि बच्चों हमने ऑप्शन इलिमिनेट करके ऑप्शन बी टिक कर देंगे। अब यार देखो ऑप्शन बी टिक कर तो दिया, बट मेरा दिल धक धक कर रहा है, क्या क्या ऑप्शन होगा। चलो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक बार आप हमारा आंसर चेक करना, एक बार हम ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो यार आंसर तो बी ही है, ठीक है। उत्तर कैसे इसका बी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर
सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अणु किसका बना होता है? भाई देखो, अणु जो होता है मोलिक्यूल किसका बना होता है? कोई बताएगा मुझे? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से, या फिर एक परमाणु से, या केवल तत्वों से, या फिर केवल द्रव्यों से? पहली बात तो सर देखो, आपकी गलती है, आपने हमें ये नहीं पढ़ाया अभी तक, ठीक है? आपने हमें सिर्फ परमाणु बता रखा है और अणु के बारे में और बता रखा है, ठीक है? तो सर जहां तक मुझे लगता है, मेरे ख्याल से जो अणु होता है ना, ये दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो हमारा अणु बनता है। अब चलो आंसर देख लेते हैं फिर तो, है ना? आंसर बी, आपका आंसर सही है, ठीक है? ओके, आ जाओ अब देखते हैं इसका। आपको तत्व का एग्जाम्पल बता रहा है ना, तत्व का उदाहरण। तो देखो तत्व का उदाहरण कौन सा होगा? सर आपने जो जल तत्व का उदाहरण होता है? नहीं सर, जल तत्व का उदाहरण नहीं होता है। आपने जल तत्व का उदाहरण नहीं बताया। क्या मैंने अमल के बारे में बताया? नहीं, अमल के बारे में नहीं बताया। नमक ये नहीं बताया। तो सर मुझे पूरा पका आंसर इसका बी होगा, सोना, क्योंकि आपने सोना जो बोला था ना, वो तत्व का उदाहरण होता है, ठीक है? तो इसका आंसर देख लेते हैं फिर तो। आंसर आ गया। हाँ देखो आंसर इसका पूरा, ये एक तत्व का बना होता है, ठीक है? हाँ, बात करते हैं सर इसमें। तो देखो इसका उत्तर आपको खुद बताना होगा। यौगिक कंपाउंड क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? सर यौगिक क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या बता रहे हो? केवल धातुओं से? भाई पहले तो सर आपने ये मुझे नहीं बताया कि केवल धातुओं से मिलकर बना है, केवल गैसों से। मैं काट दूंगा। अब एक ही परमाणु से जो मिलकर बना रहता है सर, उसको अणु कहते हैं, है ना? मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना रहता है, उसे यौगिक कहते हैं। तो जहां तक मुझे यकीन हो रहा, आपने सबका आंसर बी किया है। देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या आता है। बी आंसर है, ठीक है? आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था? देखो यार, मैंने बताया था ना, मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या रखा है कि क्या है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो मैंने बताया था ना, कोई तत्व है जिसपे किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो उसपे जो परमाणु की संख्या होगी ना सर, वो उसपे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो उसके परमाणु की संख्या के इक्वल होगा। यानी कि सर इसका भी आपने बी ही आंसर लाया है। देखते हैं फिर, चेक करते हैं। तो आंसर ओपन किया जाए बच्चों, देखो खुद। यस, इसका भी आंसर बी है, ठीक है? तो देखो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से भी अटेम्प्ट किए, और इसमें से आई होप आपने सारे क्वेश्चन के जो आंसर जवाब दे दिया होगा, ठीक है? अब कुछ हम सही गलत वाले कर लेते हैं भाई, है ना? ट्रू फॉल्स, भाई ये भी एग्जाम में आते आते हैं, है ना? तो ट्रू फॉल्स करते हैं। तो सर देखो, मैंने आपको कहीं बताया परमाणु की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या की इक्वल होती है। सोचो, दिमाग सोचो, क्या ऐसा बताया? परमाणु की संख्या जो होती है, परमाणु की संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या की इक्वल होती है। हाँ सर आपने बताया है, तो मुझे जो लग रहा है ये ट्रू होगा। दिखाओ आंसर सर। हाँ ये ट्रू है, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहते हैं परमाणु की जो द्रव्यमान होता है सर, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। कोई बताएगा मुझे? नहीं सर, यहाँ पे अपने आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं देख होता, ठीक है? तो जो परमाणु और परमाणु का द्रव्यमान होता है ना सर, वो हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम की इक्वल होता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? तो जो सही आंसर होगा ये लिखा मैंने, ठीक है? ठीक है, अब बात करते हैं सर अणु। तो देखो क्या लिखा, जो अणु होता है वो एक ही तत्व से बना रहता है। सर लग तो सही रहा है, जो अणु होती है ना, मॉलिक्यूल, वो एक ही तत्व से बनी होती है। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अणु का एक ही तत्व से मिलकर बनी रहती है? तो आइए आंसर चेक करते हैं। यू गलत। क्यों? आज मैं आपको पिछले स्लाइड लेके चलता हूँ, है ना? देखो यहाँ पे मैंने क्या अणु था ना, देखो अणु जो थी ना बच्चों, देखो क्या था हमारा, पहले देखो हमारा था सर अणु। हाँ देखो जो अणु, देखो अणु क्या था सर? अणु जो था ना, वो एक ही परमाणुओं से, जब दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो हमारा अणु बनता है। तो आपने यहाँ पे गलती कर दी थी सर, ठीक है कोई बात नहीं, हमने भी याद कर लिया, आपको भी याद करा दिया, है ना? अब बात करते हैं सर, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है इन लोगों ने, कि इन्होंने लिख रखा है कि तत्व वो होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। हाँ सर आपने बताया था, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में 118 तत्व है, एलिमेंट है, जिसमें एक ही तरह का परमाणु पाया जाता है। तो सर आपके हिसाब से ये सही होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर। मैं दिखाऊंगा सर? हाँ दिखाओ सर, मिटो दो सर पहले इसे, आपके दिखाओ आंसर। तो सर आपके हिसाब से ये सही है, ठीक है?
अब ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन क्या रखा है इन्होंने, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा हमेशा प्रोटॉन की संख्या, देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा परमाणु की संख्या के बराबर होता है न्यूट्रल अवस्था में, उदासीन अवस्था में। क्या ये सही है? हाँ सर, आपने बताया था कि कोई अगर एटम है, कोई परमाणु, अगर उस पर किसी तरह कोई आवेश नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीनों इक्वल होंगे। तो देखते हैं सही है क्या गलत है, बताओ। सही है बच्चों, ठीक है, तो डेफिनेटली ये सब चीज सही है। ओ गाइस देखो आपका क्वेश्चन हट गया, कोई बात नहीं, मैं इसे एक चीज कर सकता हूँ जो कि है अंडो, आगे आपको दोबारा से, ठीक है ओके। हाँ, अब फिल इन द ब्लैंक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको कल डिस्कस, ये कल नहीं आज ही डिस्कस कर लेते ना। देखो कुछ क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्या कह रखा है पहला क्वेश्चन, क्या रखा है, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किसके सर, डैश और डैश के योग से बना होता है, कोई बताएगा? हाँ सर, आपने बताया था जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से मिलकर बना रहता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कह रखा है सर जो सोडियम होता है, सोडियम Na, उसका जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, तो उसमें सर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हाँ सर, आपने बताया था कि अगर कोई आवेश नहीं है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो परमाणु संख्या के बराबर होगा, जो कि होगा 11। कितना होगा? 11, तो आंसर 11, ठीक है, बस बढ़िया। देखो हाइड्रोजन एक क्या है, हाइड्रोजन एक क्या है बता, कोई मुझे बताएगा हाइड्रोजन एक क्या है? हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन क्या है सर, वो आपका परमाणु है, जबकि जल जल जो है वो आपका एक अणु है ना, तो इसका एक परमाणु और एक अणु आंसर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, हाँ हाइड्रोजन का सर एक तत्व है, ठीक है, और जो जल है वो एक यौगिक है, ठीक है, मैंने गलती बोल दिया था, जल 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 क्या होता है सर, कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, ठीक है। सॉरी टू से बच्चों, हमसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कोई बताएगा मुझे? जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो हमारा सर क्या बनता है सर, अणु बनती है, ठीक है, अणु। तो इसका आंसर क्या होगा सर, अणु होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी लिख रखा है वह परमाणु डैश वह है जो परमाणु की संख्या बताती है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बताती है, तो कौन से सर वो क्या होते हैं बताओ, मतलब कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बताती है, वो होती है सर उसकी परमाणु संख्या, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों देखो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन किया जो कि बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये जो आपके बेसिक्स को डेवलप करने में आपका इंटरेस्ट दिखाने में भी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे आंसर दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है, और बाकी मैं इसके ऊपर रफ कर रहा हूँ स्लाइड को ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। भाई रही बात प्रिंट की, तो प्रिंट करा सकते हो, है ना, बाकी मेरे ख्याल से ऐसा कोई आपको इतनी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है तो आप इसकी वो निकाल सकते हो। तो बच्चों देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सारे कर लिया था, है ना। यहाँ पे आप अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो, फोटो खींच लो और इसकी आप प्रैक्टिस करते रहो, करते रहना। बाकी इसका जो लिंक होगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ नोट्स होगा, आराम से डाउनलोड करके पढ़ते रहना, ठीक है। एक्चुअली रीजन क्या हुआ, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया था ना, इसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही, तो मैं क्या करूँ, मैं सोचा सो जाओ, कल अच्छे मूड से रिकॉर्ड करूंगा। तो आप देख सकते हो अभी सुबह के 10 बज रहे, अभी मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार देखो पढ़ाना है ना, तो फ्रेश माइंड से पढ़ाओगे तो बच्चों को भी अच्छा समझ में आएगा, है ना। वरना आप क्या बोल रहे हो आपको ही समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों को क्या ही समझ आएगा। और नींद में ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चों देखो यार, आप करना क्या, आप ब्रेक लेकर पढ़ना, ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है, मतलब स्लॉट 2 है। स्लॉट 1 में हम लोगों ने जितना कराया था आप उतना कर लेना, आधे घंटे का होगा, आधा घंटा पढ़ लेना, एंड इसके बाद ये स्लॉट 2 है। इसमें सर क्या देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या, सही से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब इसे निकालते कैसे, देखो जो हम लोगों ने क्लास 9th जो थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था, बट यार वही ना भूल गए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हमें तो क्या गम है, ठीक है। हाँ सर, आप हो तो क्या गम है। देखो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा। ट्रिक याद क्या बच्चों, ट्रिक क्या याद करना, आपको ऐसे भरना है 2 8, ठीक है। फिर देखो मैं बता दूं कैसे, अभी इसको हटा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर मैंने लिया, जैसे कि मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है। यानी कि सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, सर इसमें 1 न्यूट्रॉन्स होगा। अगर ये न्यूट्रल है तो, इसमें न्यूट्रल है तो एक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सर आप इसमें लिखोगे 1 सिर्फ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक संख्या होती है वो 8 होती है, जहां तक मुझे याद है। ऑक्सीजन जो होता है सर उसकी एटॉमिक संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 को कैसे भरना है, आपको जो पहला सेल होगा ना बच्चों उसमें आपको 2 भर देना है। अब देखो 2 भर दिया, ऑक्सीजन कितना होता है सर 8 होता है, तो 2 भर दिया, बच्चा कितना सर 6, तो 6 हम भर देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 6 इसका क्या हो जाएगा सर, ये आपका
इसका कन्फिग्रेशन होगा। रीजन देखो बच्चों, मैं आपको इसके पीछे का रीजन समझा दूं भाई, हम 2 आठ ही क्यों भर रहे है ना, क्योंकि वरना कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्या पढ़ा रहा बच्चों को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में निकालना सिखा रहा है, हटा रहा बच्चों। नहीं, देखो देखो बच्चों, ये हमारा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इधर होते हैं हमारे सेल, कक्ष बोलते हैं इसे, ठीक है। अब बच्चों देखो, हमारे जो 10th लेवल की बात करें तो हमें कैसे भरना होता है, हमें जो पहला कक्ष होता है ना बच्चों, ये वाला, ठीक है, इसे मैं 1 बोल रहा हूं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। जो ये वाला कक्ष होता है ना, इसमें हम 8 भर सकते हैं, इस वाले कक्ष में सिर्फ 8 भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कक्ष आएगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से हम भर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो हम इसे फिलअप करना सीखेंगे, ठीक है। तो यही आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और बाकी देखो बच्चों, मैं ना अभी 9th का भी शुरू करने वाला हूं, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, परमाणु संरचना, उसमें आपको ज्यादा जानना होगा तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। कोशिश करूंगा कि अगर मैं वीडियो बहुत जल्दी बन जाती है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो वही मैं आपको सिखा रहा था। देखो जैसे कि मान लो कि ये सोडियम है Na, तो इसका एटॉमिक संख्या सर कितना होगा, सर 11 होगा। अब 11 हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, सर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11 होगी। अब मुझे 11 को भरना है, तो मैं कैसे भरूंगा, कोई मुझे बताएगा। सर आपको 11 को और भरना है तो आप ऐसे भर सकते हो, कैसे, देखो अगर आपको सर 11 भरना है तो आप ऐसे भर सकते हो कि पहला जो सेल होगा उसमें आप 2 भर दो, हाँ, दूसरे सेल में सर आप 8 भर दो, हाँ। अब सर पहले सेल में मैंने 2 भर दिया, दूसरे सेल में मैंने 8 भर दिया, अब हो गया टोटल 10। अब 1 बच रहा है, तो आप जो तीसरा सेल बचेगा उसमें आप 1 भर दोगे, तो ये आपका सर क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, मैं दूसरा बता देता हूं आपको। दूसरा जैसे कि मैं लेता हूं, क्या लो बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, मैं कार्बन लेता हूं, ठीक है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक संख्या कितनी होती है सर बच्चों, जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक संख्या 6 होती है ना। अब यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें 6 होंगे, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना ये, कोई बात नहीं, जब मैं इसे छोटा कर देता हूँ, थिकनेस इसे तो डिक्रीज कर देते हैं, हाँ। देखो इसका रब कर दो इसको थोड़ा सा, हाँ। मैं कार्बन लेता हूँ, देखो कार्बन क्या होता है, देखो कार्बन, मैंने कार्बन लिया, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है सर वो 6 होती है। यानी कि सर इसमें जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें 6 होंगे, ठीक है। तो 6 आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर दोगे। अब देखो इसे भरेंगे कैसे, तो मैंने आपको कहा था पहले वाले में आपको 2 ही भरना है, दूसरे वाले में आप ज्यादा से ज्यादा 8 भर सकते हो, लेकिन परमाणु इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। अब मैंने 2 तो भर दिया, बच्चे 4, तो अब दूसरे वाले में क्या रखो, 4 भर दोगे, ठीक है। समझ में आया, हाँ आ गया सर। दूसरा बताओ, हाँ दूसरा बता देता हूं मैं आपको। दूसरा इसकी मान लो मैं लेता हूं एलिमेंट जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, Mg। ये रीजन इधर क्या है कि जितना मैं इसे छोटा कर रहा हूं ना, ये उतना ही बड़ा हो रहा है, छोटा कर दो, ठीक है, ठीक है। मैं लेता हूं क्या बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है वो Mg होता है बच्चों, Mg, ठीक है, Mg। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 12। अब 12 को कैसे भरोगे, इसका 12 एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, तो उसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर इसमें होंगे आपके 12 होंगे, तो आप पहले में 2 भर दोगे, हाँ। दूसरे बच्चों में कितना बचता है सर, दूसरे में आप 8 भर सकते हो, तीसरे में भी आप 8 भर सकते हो, लेकिन हम 8 नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि सर इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 मैंने भर दिया, 8 मैंने भर दिया, अब बच्चे कितने, 2 बच्चे, तो 2 बच्चे नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 2 मैं इसमें भर दूंगा, तीन मेरा ऐसे क्या होगा सर, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने सिखा दिया, हमने सीख लिया। अब देखो बच्चों, आपने सर देखो कितना छोटा छोटा लिखा, हमें दिख भी नहीं रहा, कोई नहीं, मैंने इसे देखो जूम कर दिया था ना आपके लिए, ठीक है, तो आप इसे जूम कर देख सकते हो, ठीक है। तो यही जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी बोलते हैं बच्चों संयोजकता, संयोजकता, ठीक है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, इसका सर मतलब होता है कि कोई एलिमेंट या फिर कोई मेटल जो है वो कितने, क्या है, कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब कि सर कोई इलेक्ट्रॉन कितना, कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसकी हम वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। बात करते हैं बच्चों, हमने देखा था जैसे कि मैंने सोडियम लिया था, मैं आपके सामने देखा था, सोडियम लिया था, सोडियम लिया था बच्चों। देखो सोडियम में हमें देखा था Na जो होता है उसमें आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम ऐसे भर सकते हैं 2, 8 और 1 भर सकते हैं। अब बच्चों देखो इसका जो लास्ट है, आउटर कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सर, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी ना वो 1 ही होगी, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, इसकी एक वैलेंसी होगी, ठीक है, एक क्या होगी, वैलेंसी होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते देखो, दूसरा ये अच्छा चीज है, मूव कर सकते हैं ऐसे, हाँ गुड, ठीक है। अब ऐसे मान लो मैं लेता हूं मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम कितना होता है बच्चों, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। अब आप मैग्नीशियम कितना भर सकते हो, मैंने मैग्नीशियम में 2 भरा था, 8 भरा था, फिर मैंने इसमें 2 भरा था,
यानी सर जो इसका लास्ट वाला सेल, लास्ट वाला कक्षा है, ये क्या हो गया अंडो भाई साहब, 2 मिनट रुकना, ये क्या हो गया ओ भाई साहब, हाँ देखो आ गया, ठीक है। सॉरी टू से बच्चों, मैंने पता ही कुछ मेरे गलती से प्रेस हो गया होगा, बाकी कोई नहीं। ये रहा, हाँ ये रहा। देखो जो मैग्नीशियम, हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम पे थे। देखो हम लोगों ने बताया था कि जो मैग्नीशियम होता है उसमें मैक्सिमम इतना भर सकते हैं, और लास्ट वाले सेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। अब जो इसका लास्ट वाला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, डेट मीन्स कि सर इसमें कितना हो जाएगा, इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको पूरी वैलेंसी लिखाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मान लो मैं कैल्शियम लेता हूं, कैल्शियम है ना, कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है सर उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। मतलब कि सर इसमें परमाणु संख्या जो होगा वो 20 होगा, सॉरी परमाणु संख्या इसका 20 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगी। हाँ 20 तो होनी चाहिए। अब बताओ देखो इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मैं पूछूंगा, मैं बोला 2 भर दो इसमें, अब बचोगे 8 भरोगे, हाँ तो 10 तो हो गए। अब फिर से आप इसमें 8 भर दो, भाई मैं 20 उगाने हैं तो आप 2 भर दो, 8 भर दो, फिर आप 8 भर दो। अब कितने हो गए जोरो, कितने हो गए, 2 8 10, 8 18, अब 2 और भरने तो 2 लास्ट में भर दो। यानी कि इसे लास्ट जो है ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी इसकी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद तो आता है एटॉमिक नंबर 21। अभी 21 तो मैंने सिखाया नहीं, बट मैं फिर कन्फिग्रेशन दिखाना सिखा रहा हूं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इस स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम को बोलते हैं सर 21, है ना। 21 जो होता है इसके परमाणु संख्या जो होती है 21 होती है। कैसे बनेंगे सर, आप बोलोगे 2 8 8, कितना आप 3 भर दोगे इसमें, तो यही तो आपको मैंने सिखाया, और कुछ भी सिखाया नहीं। तो आप ये सब चीजें कर सकते हो और यहां से आपको वैलेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बताओ देखो, मैंने तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही सिखा रहा हूँ, देखो 10 मिनट होने वाले है ना, 8 मिनट हो गए अभी तक, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सिखा दिया। अब मैं इसकी वैलेंसी सिखाता हूँ, देखो तो देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक तो इसकी 2 क्या होगी, वैलेंसी हो जाएगी, इसी की वैलेंसी होगी 2 हो जाएगी। अब मान लो सर देखो आपने जो करा था उसमें हमें देखने को मिला कि जो भी आपने क्वेश्चंस किया उसमें हमें जो आउटर सेल मिला ना उसमें हमें एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिला तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो 1 से 4 तक आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते ना तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम का देखा था, मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर, मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा। कैल्शियम का देखा था, कैल्शियम कितना था, 2 आ रहे थे, तो क्या होगा सर ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगर सर 5 से 7 के बीच में है, ऐसा मान लो कोई भाई बहुत से एलिमेंट होंगे, ठीक है, उस इसका आपका जो कंफ्यूजन होगा वो 5 से 7 के बीच में होगा ही होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं नाइट्रोजन का, है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 7, तो आप इसमें 2 और 5 भर सकते हो। अब सर इसका जो आ रहा है ना ये 7 नंबर आ रहा है, तो क्या 7 इसकी वैलेंसी होगी, नहीं बच्चों इसकी 7 वैलेंसी नहीं होगी। हमें इसकी वैलेंसी निकालनी है ना, तो क्या करेंगे 8 में से इस 5 को घटा देंगे, ठीक है। 8 में से क्या करेंगे बच्चों, इस 5 को हम घटा देंगे, ठीक है। 8 में से क्या करेंगे बच्चों, इस 5 को हम घटा देंगे, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे सामने आ जाएगा ये कितना, ये हमारा जाएगा 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब सर इसके बाद दूसरा बताओ मैं, हाँ दूसरा बताता हूँ ना बच्चों। देखो पहले मान लो ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु संख्या 8 होती है, तो इसमें 2 और 6 भर सकता हूँ। हाँ तो सर क्या इसकी वैलेंसी 6 होगी, नहीं इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी। और मुझे इसकी वैलेंसी निकालनी है तो मैं 6 में से क्या करूंगा, सॉरी 8 में से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 8 में से मैं 6 को घटा दूंगा, तो ये कितना आएगा सर, आप कमेंट बताना, इसकी 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसी की वैलेंसी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वैलेंसी निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और यहीं पे लिख रखा, ठीक है, अगर 8 हुआ तो उनका करके निकाल सकते, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको अभी भी सिखाया, ठीक है। आप ठीक है अच्छे से पढ़ लेना इसे, है ना, कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको करना है उसके क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करें, हाँ कर सकते हो। बात करते हैं बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9th में ये भी पढ़ा होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, समभारिक और समस्थानिक, है ना। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो प्लीज हिंदी में ना कंसेप्ट पे जान, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है। देखो आइसोटोप्स यानी कि सम स्थानिक और समभारिक, क्या लिख रखा है इन लोगों ने, देखो बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब कि सर आइसोटोप्स होते हैं ना जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको कहते हैं बच्चों आइसोटोप। हमारे नेचर में जो होता है ना, कार्बन जो होता है सर और हाइड्रोजन, मैं दो आपको दो बताता हूं, तो एक हाइड्रोजन होता है उसका एक, ठीक है, 2 3, ये क्या लिख दिया बच्चों, देखो ये जो मैंने लिख रखा ना ये मैंने एटम का रिप्रेजेंटेशन बताया, अभी आई थिंक मैंने आपको बताया था से या नहीं, तो दोबारा बोल रहा था। देखो इसका मतलब होता है बच्चों, देखो जैसे मालूम मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूं, ये आपकी वाली एक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री की एक्स है ना,
सोचेंगे भाई साहब केमिस्ट्री की भी एक्स हो गई, हाँ बेटा होती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। देखो ये एक्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे जेड लिखा। अब जो तो ये ए होगा ना, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को, ठीक है। जो जेड रिप्रेजेंट करेगा वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब जो ऊपर लिखा रहता है वो परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करता है। हाँ अब आ गया समझ में। अब आपने जो एग्जांपल दिया था उससे दोबारा बताओ। हाँ बताता हूँ दोबारा एग्जांपल। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका सर, हाइड्रोजन का। मैं बोलता हाइड्रोजन का जो होता है ना वो तीन मैंने हाइड्रोजन बनाए थे, है ना। हाँ आपने बोला था सर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक एक होती है ना, उसके परमाणु द्रव्यमान एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है। हाँ होता है। ये जो वन होता है ना इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटियम, इसे कहते हैं बच्चों ट्रीटियम। यानी कि सर हमारे नेचर में जो होता है ना, वो हमारे नेचर में जो होता है बच्चों, नेचर में हमारे इसके तीन आइसोटोप्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ठीक है। जो ट्रिटियम होता है ना वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव इन द सेंस कि सर क्या करता है, अपने आप को खत्म करने लग जाते हैं, जो रेडिएशंस को क्या करता है उत्पन्न करते हैं, उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। बाकी अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये तो आपने बता दिया आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब एक एग्जांपल और दो ना, दो दो है ना, जोड़े पुकार दो एग्जांपल के, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं किसका, दो बताओ। मैं एग्जांपल देता हूं कार्बन का। देखो जो हमारे कार्बन है ना, वो नेचर में उसके तीन आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कार्बन के नेचर में आइसोटोप्स तीन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, देखो ये कार्बन है, भाई साहब बहुत बड़ा कार्बन बना दिया सर आपने। हाँ भाई कार्बन तो बहुत ज्यादा बन गया, ठीक है, कोई छोटा कर देते इसे, ठीक है, ये सही रखना। हाँ ठीक है, इसे तीन आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सर, इसके तीन आइसोटोप्स ये पाए जाते हैं, कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, और ये रहा कार्बन। इसको थोड़ा इधर कर दो, सॉरी गया भाई साहब बहुत ज्यादा गया, रुक जाओ, इसको तो सही यहाँ खिलाते, ठीक है। हाँ देखो एक होता है सर, इसका एटॉमिक मास कितना सर, 6 होता है, तो 6 नीचे लिख दो। हाँ परमाणु संख्या तो इसकी 6 हुई। अब ये होता है सर C12, C13 और C14। यानी कि सर जो हमारा कार्बन होता है उसके नेचर में तीन आइसोटोप्स पाए जाते हैं, C12, C13, C14। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई वो जो होता है ना हमारे एक बीमारी होती है गोइटर, उसमें आपको इसका यूज किया जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स मैंने आपको बता दिया। बात करें सर आइसोभार क्या होता है, भाई सब बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आइसोभार क्या होता है, एलिमेंट नंबर तो डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास सेम हो। देखो पता है एक्चुअली दिक्कत क्या है, मैं आपको चीज बताता हूँ। एलिमेंट नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट होते हैं, उसे सर आइसोभार कहते हैं, ठीक है। आइसोभार, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे आइसोभार्स कहते हैं। कैसे सर, देखो बताता हूं आपको। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कैल्शियम, कैल्शियम का जो होता है सर एटॉम परमाणु संख्या 20 होता है, जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40 होता है। हाँ सिमिलरली मैंने यहाँ पे आर्गन लिखा, आर्गन इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या जो होती है 18 होती है, जबकि इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है सर, 40 होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या देखने को आपको मिल रहा है सर, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जिनका मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर तो ये डिफरेंट आ रहा है बट परमाणु संख्या सेम आ रहा है। इस तरह के एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइसोभार्स कहते हैं, ठीक है ना। आइसोभार, आइसोभार को हिंदी में कहते हैं समभारिक, ठीक है, समभारिक, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं सर बच्चों, देखो पदार्थ की अवस्था के बारे में। देखो जो हमारे नेचर होता है ना उसमें पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती है, जो हमें अभी पढ़नी है। पाई तो 5 जाती है, ठीक है, बट हमें 3 ही पढ़नी है अभी 10th लेवल तक, क्योंकि यार है ना वो हमें 11th 12th में पढ़नी पड़ती है, ठीक है। बात करें सर पदार्थ की अवस्था के बारे में, तो पदार्थ की पहली अवस्था क्या आती है, अवस्था का मतलब क्या होता है सर, स्टेट, कि भाई किस स्टेट में, कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, स्टेट कहते हैं उसे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये लेता, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था, तो पहली जो अवस्था होती है बच्चों उसे कहते हैं सॉलिड अवस्था। सर आपने इतना छोटा कर दिया कि हमें दिख ही नहीं रहा, आई नो बेटा, ठीक है, बड़ा कर दिया। अरे तो सॉलिड अवस्था, सॉलिड अवस्था क्या होती है, सॉलिड अवस्था जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ये क्या होता है सर, इस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका जो आकार और आयतन वो निश्चित होता है, मतलब समान रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ना, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। कान जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हिलते हैं लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया बर्फ हो गया, सॉरी बर्फ हो गया, लकड़ी हो गया और पत्थर हो गया। मुझे समझ में नहीं आया, अब एग्जांपल से बताओ मुझे। देखो हाँ, ठोस अवस्था, ठोस मतलब क्या, आप समझो। देखो ठोस अवस्था क्या होती है, मतलब ये जो थोड़ी बहुत करक हो, करक हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया बर्फ, ये बहुत सारी क्या हो रहा है, बहुत कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है। हाँ इसको थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो बर्फ, ठीक है,
ये आपका बर्फ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्फ होता है ना, जनरली इसके जो पार्टिकल, देखो बर्फ जो होता है एक सोलिड ठोस अवस्था में रहता है। अब ठोस अवस्था में कोई पदार्थ कब आता है पता है आपको? जब इसके जो मैंने बोला कि ये जो बर्फ है ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होगा, इतने से दिख रहा है क्या? हाँ, इतने से परमाणु से मिलकर बना होगा। अब ये मान लो ये जो परमाणु, ये इतने परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब ये परमाणु जो आपस में जुड़ जाते हैं तो ये दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी कस के जब पकड़ लेते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके जो परमाणु होते हैं मूव नहीं करते हैं। तो ये जो अवस्था होती है इसको कहते हैं सर क्या, इसकी जो अवस्था होती है इसे ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ठोस अवस्था समझ में आ गया क्या होता है? हाँ, ठोस अवस्था समझ आ गया। आपने इसके उदाहरण बता दिया, आपने बर्फ बता दिया, पत्थर बता दिया, ठीक है, और लकड़ी बता दिया। बात करें लिक्विड अवस्था के बारे में, लिक्विड 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 द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था क्या होती है बच्चों? द्रव्य अवस्था में हमें देखने को मिलती है कि इसका जो क्या होता है, इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका सेम नहीं रहता है। मतलब आकार जो होता है जनरली आकार इसका बदलता रहता है। कभी ये जिस भी आप बर्तन में रखोगे ना, वो उसी बर्तन का आकार लगेगा, है ना। ये जिस बर्तन डालते हैं तो उसी बर्तन का करता है, आकार लेता है। इसके जो कुरकुरे होते हैं जो पास पास होते हैं, इसके जो पास पास होते हैं, लेकिन ठोस ठोस मतलब कि बच्चों उससे कम होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपका दूध हो गया, पानी हो गया, दही हो गया। दही में तो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट हाँ दही भी होता है। फिर आपका तेल हो गया। इसमें देखो जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत एक दूसरे के दूर दूर रहते हैं, ठीक है। इतने दूर दूर नहीं कि बना ही नहीं पाए, ठीक है। फिर देखो इसे मैंने एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इधर। जैसे ही देखो इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे लिखा, देखो सॉलिड। सॉलिड को कहते हैं सर ठोस अवस्था। ठोस अवस्था देखो यहाँ पे देख रहे हैं, इसी जो छोटे छोटे एटम्स है ना, एटम्स मिलकर बने रहते हैं। एटम देखो कितने पास पास है। तीसरी अवस्था होती है इसको कहते हैं सॉलिड अवस्था, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे थे बच्चों लिक्विड अवस्था। लिक्विड अवस्था में देख रहे थे इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे एक दूसरे क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो इसकी लिक्विड अवस्था होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों गैसियस अवस्था। देखो गैसेस को कोई नहीं बता, अब गैसेस को डिफाइन कर सकते हो। हाँ, गैसेस कर सकते हैं कि सर इसका ना कोई शेप होता है ना इसका कोई साइज होता है ना, लिख रखा है ना, इसका ना तो आकार होता है ना तो आयतन, है ना। कि नहीं तो इसका शेप होता है नहीं तो इसकी कोई वॉल्यूम होती है ना। ये पूरे बर्तन या फिर कमरे में फैल जाते हैं। जो जनरली जो गैसेस होते हैं आप लोग देख रहे हो ना, ये बहुत जल्दी से फैलते हैं। कहाँ पे सर? कमरे में हो गया या फिर आप बर्तन रख दो वहां पे बहुत जल्दी जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसका ना कोई आकार होता है ना कोई इसका आयतन होता है, ठीक है। ये पूरे बर्तन या फिर कमरे में फैल जाते हैं। इसमें जो कण होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताओ तो हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। ये सब देख सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने उदाहरण दे रखा, ठीक है। कितना बढ़िया उदाहरण है, देखो यहाँ पे कण कितने कितने दूर दूर है, बट इसमें थोड़े पास पास आ रहे हैं, उसके बहुत ज्यादा पास में आ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, प्राइम एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होते हैं, है ना। परिवर्तन इन द सेंस, है ना, चेंजेस, है ना। लाइफ में तो यार ना ना लाइफ तो क्या मतलब मेरे यहाँ का जो लाइफ होना चाहिए वो चेंज ही होना चाहिए, है ना। अगर आपकी लाइफ एक जगह स्थिर है तो यार समझ आप कोई ना कोई कष्ट है आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, कष्ट कोई भी हम नष्ट कर देंगे बाबा, ठीक है। बात करते देखो तो वैसे पदार्थ पदार्थ की भी अवस्था होती है। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है? फिर देखो पदार्थ की जो अवस्था होती है कैसे, देखो आपको पदार्थ की अवस्था को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो अवस्था में परिवर्तन, जब बर्फ को आप गर्म करोगे तो पानी में बदल जाता है, और वहीं जब पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ में बदल जाएगा। पानी को गर्म करने पर वो भाप में बदल जाता है। तो इसी प्रकार बच्चों ठोस द्रव्य और गैस के बीच में जो होता है ना, वो हमारे टेम्परेचर और दबाव यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है बच्चा। मतलब कि देखो आपको समझना है तो क्या कर सकते हो, बर्फ लो उसे थोड़ा गर्म करो तो पानी बदल जाएगा, आप पानी उसको थोड़ा गर्म करो तो गैस में बदल जाएगा, भाप बन के ऊपर चला जाएगा। यानी कि सर देखो ऐसे मैटर की बहुत सारी स्टेट्स होती है जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि बर्फ है, इसको थोड़ा मेल्ट कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। लकड़ी थी बच्चों, पहले लकड़ी किस में थी सर? लकड़ी आपकी किस में थी सर? ठोस में थी। हमने इसे गर्म कर दिया तो जला दिया तो किस में सर चेंज हो गई? आप देख सकते हो। बात कर सकते इसमें देखो तो हमारे जो पहला परिवर्तन आता है सर वो भौतिक परिवर्तन आता है ना। ये जिंदगी परिवर्तन नहीं बच्चों, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लाइफ चेंज, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है जिसे फिजिकल चेंज भी कहते हैं। क्या इसमें लिखा है कि किसी पदार्थ का केवल रूप, रंग, आकार में अवस्था, आकार रूप कोई क्या लिखेगा, किसी पदार्थ के रूप, रंग, आकार या अवस्था में परिवर्तन होती है, लेकिन उसकी संरचना वही होती है जो पहले वो था। इस तरह की जो अवस्थाएं होती है ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था कहते हैं। जैसे कि लिख रखा है कि भौतिक अवस्था की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उदाहरण नीचे लिख रखा है, बट मैं पहले समझा दूं कि भाई इसकी विशेषताएं क्या होती है। इसमें जो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ ही नहीं बनेगा। पहले था, पहले तुम जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, तो कोई चेंज नहीं हुआ तुम्हारे अंदर, ठीक है। परिवर्तन अस्थायी होती है, ठीक है।
यहाँ पे लिख रहा है इसे वापस पहले जैसे हम रूप में पहले जैसा था ना वैसे हम इसे रूप में ला सकते हैं, कोई रासायनिक गुण नहीं बदलता इसका, है ना। एग्जाम्पल बताओ सबसे पहले एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल बताते हो, देखो एग्जाम्पल क्या लिख रखा है। एग्जाम्पल इन्होंने लिख रखा है जैसे कि आपको बर्फ हो गया, मैं बर्फ को पिघलाऊंगा तो पानी बदल जाएगा, और पानी को मैं दोबारा से फ्रीज करूंगा तो बर्फ बन जाएगा, यानी इससे पहले भी पानी था अभी भी पानी है। हाँ ठीक है। पानी का वाष्प बनना, ठीक है। कागज का मोड़ना, आप कागज है उसको मोड़ दो फाड़ दो कुछ नहीं हुआ। लकड़ी है, लकड़ी का काटना, लकड़ी को काटना, लकड़ी का काटना कौन सा उदाहरण हुआ सर, वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ, फिजिकल चेंज का उदाहरण हुआ, ठीक है। लकड़ी को काट दो भाई, लकड़ी को काटने के बाद और लकड़ी को काटने से पहले लकड़ी तो थी, अब बस उसे जलाना मत, जलाओगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। वो जो वो किसका उदाहरण होगा सर, वो इसका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या कहते हैं, देखो रासायनिक परिवर्तन कहता है कि किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होती है और एक दूसरे से नए पदार्थ बना देते हैं, उसे कहते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसकी उदाहरण, इसकी विशेषता की बात करो तो इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, परिवर्तन अस्थायी होती है, इसे वापस उस रूप में नहीं लाया जा सकता जिस रूप में आप पहले थे, मतलब पदार्थ पहले था, ठीक है। रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका दूध का फटना, भाई एक बार दूध फट गया तो आपकी मम्मी आपको चाटे ही देगी, है ना। आप भाई दूध फट गया तो आप फटे हुए दूध से फिर दूध बाद अच्छा दूध बना नहीं सकते ना, तो ये कौन सा उदाहरण हुआ सर, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। लोहे में जंग लगना, देखते जनरली हम लोहे जो जनरली जो आयरन होते हैं ना उसे हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर में ना वायु में रख देते तो कुछ समय उसमें जंग लग जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ सर, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। लकड़ी का जलना, हाँ लकड़ी का जलना क्या हुआ बच्चों, ये चीज होगी, ठीक है। अब जो पेपर में पता है अगर मान लो इससे क्वेश्चन आता है तो पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नोट 4 की पेपर या तीसरी पेपर का पढ़ाओ नहीं भाई, देखो जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। एग्जाम तो हर कोई, एग्जाम तो यार 34% वाला बच्चा भी पास कर लेता है ना, बट हम तो 99% लाएंगे, ठीक है। हाँ लाने लेगा। बात करते हैं सर एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो रासायनिक परिवर्तन का भी एग्जाम्पल हो और भौतिक परिवर्तन का भी एग्जाम्पल हो, तो उसका एग्जाम्पल है बच्चों मोमबत्ती, ठीक है। ये मोमबत्ती है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ड्राइंग को मत जाना यार, और भाई ये मोमबत्ती है कुछ और मत समझना, ठीक है। ये मोमबत्ती है। अब बताओ मैंने क्या कहते हैं, मोमबत्ती को मैंने चाकू से कट कर दिया, यू 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 यू। अब भाई मोमबत्ती को चाकू से कट करने के बाद ही पहले भी तो ये मोमबत्ती ही थी, अभी भी मोमबत्ती रहेगी, ठीक है। अब मैंने मोमबत्ती को क्या कहते बच्चों, मैंने यहाँ से जला दिया, अब जलने के बाद कोई मोमबत्ती पिघलने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी, हाँ हाँ, तो ये क्या उससे रासायनिक परिवर्तन का हुआ। अब दूसरा ये भी होता है कि बच्चों कहते हैं कि जैसे मान लो मोमबत्ती पिघल के फिर मोम बन गई, अब इसी मोम से दोबारा मोमबत्ती बना सकते हो, तो कौन सा हुआ सर, ये चीज हुई। तो इसे मोमबत्ती जो होती है दोनों चीजें शो करती है, आप देख सकते हो। और आई थिंक मुझे इसे रब कर देना चाहिए, है ना बच्चों, आपको क्लियर नोट दिखेगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। बताना बच्चों कमेंट में कैसा लगा। देखो यार आधा घंटा तो अभी 25 मिनट होने वाला है, बट कोई नहीं यार, ओके ठीक है। हाँ जो भी पढ़ो यार अच्छे से पढ़ो। देखो मेरा मानना ऐसा है कि पढ़ाई जो है ना एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ चेंज कर सकती है ना, बट वही है कि सही ढंग से पढ़ाई करो, है ना। लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेकार इसलिए बोलते हैं, रीजन इज दैट, पता है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यार, देखो मेरा मन की बात है, एजुकेशन सिस्टम को बेकार वही लोग बोलते हैं जो एजुकेशन से कुछ हासिल नहीं कर पाए, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मैंने कुछ उदाहरण लिख रखा है, ज्ञान की बातें बाद में, पहले उदाहरण देखो, लकड़ी का जलना, ठीक है। कोई भी आपका जो होता है ना फ्रूट का पकना, खाना बनाना, ये सारी चीज होते हैं, आपको बता सकते हो किसके एग्जाम्पल से। एंड देन उसके बाद देखो यहाँ पे और भी चीज लिख रखा है, जैसे कंबंशन हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, ये सारी चीज देखते हो, तो इसमें एक जो है फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, आप बताना, ठीक है। अब इतना पढ़ा दिया भाई, इसमें डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। बात कर रहे थे कुछ मीम्स के बारे में, देखो मीम्स में लाया हूँ क्लास में, है ना। ये मूवी किस किस ने देखी कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। और देखो मीम क्या कहता है, बिजली कहाँ से आती है, ठीक है। आई आपके टीचर है, ठीक है, उन्होंने पूछा कि भाई जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे बताओ, तो बताओ भाई बिजली कहाँ से आती है, तो तुमने कहा मामा के घर से। क्या कहा, मामा के घर से, ठीक है। अब मैंने पूछा भाई मामा के घर से कैसे आती, तो तुमने क्या जवाब दिया, जब भी बिजली जाती है तब पापा मामा को बोलते हैं काट दी साली ने। देखो ये मतलब ये डायरेक्ट आंसर हुआ ना, जब भी मान लो कि आपके घर का कनेक्शन जो है ना आपके मामा के घर से हो रखा है, और जैसे ही मान लो बिजली चली गई तो आपके पापा क्या बोलते हैं, आपको पता होगा ना, काट दिया, तो वही चीजें होती है। और ये देखो डायरेक्ट आंसर हो गया ना, किताबी ज्ञान से दूर, है ना। इसको मतलब ये नहीं भाई बिजली कहाँ जाती नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है। आप लाइफ में देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि आप इनके जैसा ना बनो, लेकिन हाँ इनके जैसा बन भी सकते हो,
बट किताबी ज्ञान से थोड़ा दूर रहना। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको लग रहा हो कि भाई तू भी तो किताब, आप भी तो किताबी ज्ञान ही बता रहे हो, नहीं देखो तो मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप इसे रट लो, मैंने आपको बोला इसे समझ लो। आपको इसे अपने दिमाग में रखना है। कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई बताओ ये फिजिकल चेंज हुआ या फिर ये केमिकल चेंज हुआ, तो आप कैसे बताओगे? जब आपके दिमाग में ये रहेगा तभी तो बताओगे ना। हाँ, तो आप इसको क्या करना, तो अपने दिमाग में रखना, रटना नहीं है भाई। देखो पेपर में कभी भी डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछेगा कि बताओ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बता दो, रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन बता दो, भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन नहीं, उदाहरण देंगे। तो आपको उदाहरण पता होना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई कैसा क्या चीज होता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे थैंक यू लिख देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। और ऐसे प्रीमियम कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम साथी हमेशा आपके लिए तैयार है और खड़ा है, हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।